प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। दोस्तों कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को पढ़ने की आदत है, जिन लोगों को पढ़ने की आदत है वो अपने जीवन में कभी अकेले नहीं होते हैं। जिन लोगों को पढ़ने की आदत है वो अपने जीवन में कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में अकेले नहीं है। आप कई सारी चीजों को अपने साथ में लेके बैठे हुए हैं, कई सारे आपके जो है उन चीजों से संबंध है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। हम बात करेंगे कोशिका एवं कोशिका चक्र की, जो कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटली कोशिका के बारे में, एक सेल के बारे में जिससे आपका निर्माण हुआ है, हम सबका निर्माण हुआ है, उसके आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए जुड़े हम एक नए टॉपिक के साथ में। देखिए कोशिका की यहां से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कोशिका की बात करें, सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका का अध्ययन यहां पर हम कर रहे हैं। तो कोशिका का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या नाम है? साइटोलॉजी। इसी को हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका आखिर में हमारे जीवन की क्या है। कोशिका हमारे जीवन की क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या है? इकाई है। मतलब आपकी बॉडी की जो संरचना है वो भी किससे बनी हुई है? कोशिका से। और जितने भी आप काम करते हैं वो सब के सब क्या कौन करता है? आपकी बॉडी में उपस्थित एक कोशिका करती है। ठीक है, चलिए आगे आपसे मुलाकात करवाते हैं एक नए पॉइंट के साथ में। देखिए सबसे पहले अपने शरीर में बनती है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। अपने शरीर में किस चीज का निर्माण होता है? तो सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिकाएं जब मिल जाती है तो इनसे ऊतकों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? ऊतकों का। और जब ऊतक काफी ज्यादा समूह में हो जाते हैं तो इसे हम जानते हैं ऊतक तंत्र के नाम से। किस नाम से है? ऊतक तंत्र के नाम से। ऊतक तंत्र आगे बढ़कर अंगों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है मेरे भाई? अंगों का निर्माण करता है। और अंग आगे बढ़कर अंग तंत्र बनाता है। अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब बन जाते हैं तो इसी को ही हम कह देते हैं सजीव की जो शरीर है वो बन गया। ठीक है, सजीव का जो शरीर है वो बन चुका है। यहाँ पर बॉडी यहाँ पर हमारी जो है कंप्लीट बन जाती है। देखिए आगे हम बात करते हैं कोशिका के संदर्भ में। कोशिका के संदर्भ में क्या बात करने वाले हैं कि कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्य क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। स्वतः जनन की क्षमता को अगर हम समझे तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले एक कोशिका बनी होगी और उसी कोशिका ने क्या किया होगा? वृद्धि की होगी, वहां पे ग्रोथ की होगी। और उसी कोशिका ने अपने जैसी एक और कोशिका बना दी। आपने नाम तो सुना ही होगा, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। तो उसी तरीके से समझिएगा यहाँ पे। तो स्वतः जनन की क्षमता कोशिका के अंदर पाई जाती है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सभी जीव जो होते हैं वो छोटे से छोटा रूप जो है उनमें मिलकर सभी क्रियाएं करता है। और इसी संगठित रूप को हम क्या कह देते हैं? जीवन कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी जीवों का छोटा से छोटा संगठित रूप, सजीवों का छोटा से छोटा संगठित रूप जो सभी क्रियाएं जो सजीव करते हैं, सभी क्रियाएं करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जीवन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि जो कोशिका शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन ऑफ सेल
वर्ड, तो इसकी बात करें यहां से देखिए लैटिन भाषा का जो सेल है आपके अंग्रेजी भाषा का, जो इस तरीके से हम लिखते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, तो इस सेल को लैटिन भाषा के ध्यान रखिएगा लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से, ठीक है, सेलुला शब्द से इसका निर्माण हुआ है। और इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है एक कक्ष, या हम कह देते हैं एक छोटा कमरा जिसके अंदर मैं अभी मौजूद हूं, एक छोटा कमरा इसका क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है, छोटा कमरा। तो भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है किससे, सेल, जो अंग्रेजी शब्द है कोशिका का, सेल के लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है क्या, कोशिका, जिसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा या एक कक्षक होता है, ठीक है, कक्ष होता है। बात करें यहां से, देखिए यहां से बात करें कि आपके जो कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है। कोशिकाओं के प्रकार की मैं बात करूं तो देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, समझिएगा एक छोटे कमरे से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो कुछ जीव या सभी जीव ऐसे हैं, कुछ सजीव ऐसे हैं जिनका शरीर काफी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो उनको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि हम क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, ठीक है, मनुष्य, जानवर, जितने भी जानवर होते हैं वो सब के सब बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन यहां पर हम बात करें कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु की जितनी भी प्रजातियां होती है वो सब के सब एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। युगलिन आ जाता है, पैरामीशियम, अमीबा, और उधर से हो जाता है आपके पास में ईस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे जो है एक कोशिकीय जीव है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की। एक कोशिकीय जीव की बात करें तो एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि उदाहरण में अगर हम देखें तो जीवाणु हो जाता है आपके पास में, जीवाणु हो जाता है, और इधर से देखें ईस्ट हो जाता है, ईस्ट, और पैरामीशियम, और हो जाता है आपके पास में क्या, जीवाणु, ईस्ट, पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव है। ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय जीव है। बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से आपके पास में आते हैं, तो सभी जंतु आ जाते हैं, जैसे कि जिसमें हम सब आ गए हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, उसको ध्यान रखिएगा। एक ऐसा जीव है, एक ऐसा कवक है, कवक नाम दूंगा मैं यहाँ पे, कवक है जो एक कोशिकीय भी होता है, लेकिन कुछ अनुकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बहुकोशिकीय भी बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा उसका नाम क्या है, डिक्टियोस्टीलियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा डिक्टियोस्टीलियम एक ऐसा कवक है जो कभी कभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव भी बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं खोज की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहां से, देखिए सबसे पहले जो खोज की है कोशिका की वो की थी मृत कोशिका की, और वो किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, हमारे इसके पापा जी कौन है, तो रॉबर्ट हुक है, और इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, जो कि पादप छाल, ठीक है, या कोर्क पादप छाल जो है, कोर्क से इन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी। और ये जो कोशिका थी वो कौन सी थी, मृत कोशिका। कौन सी थी मेरे भाई, मृत कोशिका। साथ ही साथ बात करें कि रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है, या साइटोलॉजी, या हम कह सकते हैं कोशिका का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, वो रॉबर्ट हुक है, इसको कहा जाता है। बात करें रॉबर्ट हुक ने और कौन कौन सी अपनी उपलब्धियां हासिल कर रखी है, और एक इनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक है, माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इस कोशिका के बारे में सारा बता रखा है, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सबसे पहले देखिए पादप छाल से मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, ध्यान रखोगे, पादप छाल से मृत कोशिका की खोज की, जिसमें छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, उन्हें इन्होंने सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, सेलुला नाम दिया, ठीक है, सेलुला नाम दिया। कोशिका का शब्द नाम दिया, कोशिका के पिता इनको कहा जाता है, और ये सारी जानकारी किसमें मिलती है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में मिलती है।
ठीक है, बात करें यहां से कि ये तो थी मृत, लेकिन जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की? जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की? जीवित पादप कोशिका की खोज की जब बात आती है तो यहां से ध्यान रखिएगा, ग्रीव व मेलपीदी ने, ग्रीव व मेलपीदी ने पादप की जीवित कोशिका की खोज की। ध्यान रखिएगा यहां से ग्रीव व मेलपीदी। बात करें जंतुओं के अंदर, ये तो थी बात पादपों में बात, ठीक है। अब बात करेंगे हम जंतुओं में खोज, जंतुओं में खोज। ध्यान रखिएगा, जीवित जंतु कोशिका की खोज, जीवित जंतु कोशिका की खोज किसने की है? तो ध्यान रखिएगा किसने की है? एंटोनी ऑन लिविनहोक, एंटोनी ऑन लिविनहोक ने की है, और ये की है आपके 1674 में। कब की है मेरे भाई? 1674 में की है। ध्यान रखिएगा इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल कर रखी है खोज के मामले में, तो ध्यान रखिएगा यहां से बात करते हैं हम। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की है, जीवाणु की खोज की है, ठीक है। यहां से ही ध्यान रखिएगा आप, शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की है, प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने की है, आरबीसी की खोज इन्होंने की है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया आपके पास में, प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने की है, आरबीसी की खोज भी इन्होंने की है, ठीक है, और शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम, एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहां से देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव की या मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा अंडाशय। यहीं पे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो हो जाती है शुक्राणु। क्या हो जाती है? शुक्राणु। पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो हो जाता है आपके पास में तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? न्यूरॉन ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें यहां से आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी, प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति में अगर पूछा जाए प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, तो नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसकी लंबाई या जिसका वजन कितना होता है? तो 1000 से कितना होता है? 1300 ग्राम जो है इसका वजन होता है। बात करें यहां से प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना, पीपीएलओ फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका आकार कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर की ये जो है इसका आकार होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से ही कोशिका के बारे में हमें कुछ नई जानकारियां प्राप्त होती है। देखिए नई जानकारियों में हम सबसे पहले बात करें कोशिका सिद्धांत की। देखिए कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, दिया किसने है, क्या क्या इसकी जो है खास बातें हैं। तो 1838 से 1839 में यह सिद्धांत दिया था, जो कि कोशिका को समझाने के लिए दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो मैथियास स्लाइडेन व थियोडोर स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया है। बात करें यहां पर, देखिए कोशिका सिद्धांत जंतु और पादप दोनों के लिए दिया गया था कि जंतुओं में कोशिका का निर्माण कैसे होता है और पादपों में कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसी को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कोशिका सिद्धांत के नाम से। मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने, दोनों वैज्ञानिक हैं, अलग अलग यहाँ इन्होंने जो है जीवों के बारे में बताया। देखिए स्लाइडेन तो थे पादप के बारे में बताने वाले, पादप के बारे में बताने वाले कौन? स्लाइडेन, जिन्होंने 1838 में बताया था। लेकिन 1839 में जो है जंतुओं के बारे में किसने बताया? ये थियोडोर स्वान ने बताया। किसने बताया भाई? थियोडोर स्वान ने बताया। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो कोशिका तथा उनके जो उत्पाद होते हैं उनसे कोशिका का निर्माण होता है, जो कि एक सफल साबित नहीं हुआ, या इन्होंने सही तरीके से इसको उत्पत्ति नहीं बताई है कि कोशिका का निर्माण आखिर में ऐसे ही होता है कि कोशिका की उत्पत्ति कोशिका व उनके उत्पादों से होती है, ऐसा नहीं है। देखिए आगे चलते हैं हम कि मॉडर्न कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। यहां से बात करते हैं मॉडर्न कोशिका सिद्धांत किसने दिया। बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, और ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1855 में। कब दिया गया था मेरे भाई? 1855 में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो कोशिका की उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। किससे होती है उत्पत्ति? किससे होती है?
पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है, कोशिका के विभाजन से होती है। ठीक है, ये किसने बताया? आपके रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ये सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, जिन्होंने क्या बताया? कोशिका की उत्पत्ति के बारे में क्या संदर्भ इनका निकला है? देखो, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से कोशिका की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये भी एक सफल नहीं हुआ। इसके बाद में कुछ टाइम बाद में अलग तरीके से इन्होंने कोशिका सिद्धांत को समझाया, और वो समझाने वाले थे आपके नगेली और रुडोल्फ विर्चो, जो कि हम किस तरीके से इन्होंने कोशिका के बारे में क्या क्या चीजें बताई है, वो सब की सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।